जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी एसएससी एमटीएस 2023 का एग्ज़ाम चल रहा है। आज की इस वीडियो में एमटीएस एग्ज़ाम से पूछे जा रहे सभी टॉपिक को, इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम इस वीडियो में सभी प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न यह पूछा जा सकता है, सरहुल त्यौहार कब और कहाँ मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है और इसकी शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया में शुरू होता है। सरहुल त्यौहार, इस त्यौहार में सरई यानी कि सखुआ का पेड़ की खास तौर पे पूजा की जाती है। पिछले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, सरहुल त्यौहार में किस पेड़ की पूजा की जाती है? तो उस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था सखुआ का पेड़। यह कौन सी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से मुंडा, भूमिज और हो आदिवासियों के द्वारा सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे महिलाओं को किस अनुच्छेद के तहत गर्भावस्था के दौरान अवकाश मिलता है? बात किया जा रहा है महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान छुट्टी किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? तो अनुच्छेद 42 के तहत उन्हें अवकाश प्रदान किया जाता है। इसमें यह विवेचना है कि न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 42 में किया गया है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में आया था। इसमें यह लिखा हुआ है कि मां बनने पर बच्चों की देखभाल के लिए महिलाओं को पूर्ण वेतन के साथ ही अवकाश का भी प्रावधान किया गया है। मातृत्व लाभ अधिनियम सबसे पहला 1961 में आया था, उसके बाद संशोधन हुआ था तो मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 आया। इसमें यह लिखा गया था कि गर्भवती महिलाओं को 26 सप्ताह के लिए मातृत्व अवकाश प्राप्त होगा। साल में 52 सप्ताह होते हैं, लेकिन 26 यानी कि आधा साल उनको अवकाश प्रदान किया जाएगा गर्भवती महिलाओं को। आगे एक प्रश्न देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज जिसे हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, यह परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2001 ईस्वी में हुई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही स्वर्णिम चतुर्भुज की शुरुआत की गई थी, जो कि 4 प्रमुख महानगरों जो कि अलग अलग दिशाओं में थे, वे सभी को सड़क मार्गों के द्वारा जोड़ा जाना था। उत्तर दिशा में दिल्ली को और दक्षिण दिशा में चेन्नई को और पूरब दिशा में कोलकाता शहर को और पश्चिम दिशा में मुंबई को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के तहत यह चारों शहर को जोड़ा जाना था। अगला प्रश्न देखते हैं। यह पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स से, मिल्खा सिंह को 2016 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा भारत गौरव अवार्ड 2016 में मिल्खा सिंह जी को दिया गया था। मिल्खा सिंह जी को पद्म श्री से भी नवाजा गया है। यह कब किया गया था? तो 1959 में पद्म श्री अवार्ड मिल्खा सिंह को दिया गया था। इनकी हाल ही में डेथ हो गई है जून 2021 में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है प्रश्न। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता था। पाकिस्तान के जो जनरल थे आयूब खां, उन्होंने यह उपाधि फ्लाइंग सिख की मिल्खा सिंह जी को दिए थे। मिल्खा सिंह ने एशियाई खेल में 4 गोल्डन मेडल भारत को दिला दिए हैं। अब तक याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन अगले शिफ्टों में यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, हमारा यह चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो भेजें, क्योंकि उनका भी लाभ हो पाए। अगला प्रश्न देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आर्ट एंड कल्चर से हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत 2006 ईस्वी में की गई थी। हमारा राइट आंसर 2006 हो जाएगा। 40 वर्ष की आयु तक के कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की धनराशि कितनी है? तो 25,000 रुपया दिया जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न स्पोर्ट्स से देख लेते हैं, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप का संबंध टेनिस से है। पुरुष का जो टेनिस होता है उसे डेविस कप दिया जाता है। आगे देखते हैं कुछ और प्रमुख महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ। विंबलडन ट्रॉफी भी टेनिस खेल से ही संबंधित है, इसे भी याद रखिएगा। वेटमैन कप टेनिस, जो कि महिलाएं प्लेयर को टेनिस में वेटमैन कप दिया जाता है। यूथॉन्ट कप की बात करें तो लॉन टेनिस खेल में यूथॉन्ट कप का दिया जाता है। मर्डेका कप फुटबॉल जिसमें दिया जाता है, इसे मर्डेका कप को एशियाई कप के भी नाम से जानते हैं। थॉमस कप जो कि पुरुषों को दिया जाता है, यह बैडमिंटन प्लेयर को मिलता है। और सुदीर्मन कप भी बैडमिंटन खेल से ही संबंधित है। उबेर कप की बात करें साथियों तो बैडमिंटन जो कि महिलाओं को दिया जाता है। उबेर कप
बैडमिंटन प्लेयर महिलाओं को दिया जाता है? सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी प्लेयर जो कि पुरुषों को यह कप प्रदान किया जाता है? अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना से भी एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद कितने क्रम का राष्ट्रीय जनगणना था? यानी कि स्वतंत्रता के बाद 2011 में जनगणना हुआ वह कितने क्रम का था? तो 7वें नंबर का जनगणना 2011 था। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। 2011 के जनगणना 2011 देश की 1872 से 15वीं जनगणना थी। जो 1872 में पहला बार जनगणना हुआ था उससे देखें तो 15वीं जनगणना थी। अब आज़ादी के बाद देखें तो 7वीं जनगणना थी। और प्रथम जनगणना की हिस्ट्री की बात करें, जनगणना का हिस्ट्री क्या है, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में पहला बार भारत में जनगणना प्रारंभ हुई थी, जबकि लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई है। आगे देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को पूर्व किस नाम से जानते थे? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है जो मुंबई में, उसे किस नाम से जानते थे पहले? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जानते थे, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यूनेस्को में इसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट बनाया गया था। कब? तो 2004 ईस्वी में, याद रखिएगा 2004। आगे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत के किस राज्य में संक्रांति को खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो संक्रांति को खिचड़ी पर्व के रूप में उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के क्षेत्रों में मनाया जाता है। हमारा राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में संक्रांति को क्या कहते हैं? तो माघ सागी के नाम से मनाते हैं। उड़ीसा में संक्रांति के नाम से मनाते हैं और गुजरात में उत्तरायण के नाम से मनाते हैं। और तमिलनाडु में संक्रांति को किस नाम से जानते हैं? तो पोंगल के नाम से। असम में इसे बिहू के नाम से जानते हैं। यह सभी फसलों का त्यौहार है साथियों। और यही बात करें पंजाब में किस नाम से मनाते हैं? तो लोहड़ी के नाम से। उत्तर प्रदेश में किचेरी के नाम से संक्रांति को मनाते हैं, जो कि फसलों का त्यौहार है। पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति, याद रखिएगा एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है, पश्चिम बंगाल को पौष संक्रांति के रूप में मनाते हैं। कर्नाटक में मकर संक्रांति ही कहते हैं साथियों। आगे देखते हैं साइंस का एक प्रश्न। कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या होती है? तो कोशिका की ऊर्जा इकाई को हम एटीपी कहते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। इसे याद रखिएगा, एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होता है। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का मुक्ति होती है। यहीं पर ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। आगे देखते हैं एक नोट्स में। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 38 अणु एटीपी का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज अणु टूटता है तो इसमें 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है, इसे याद रखिएगा। नेशनल वुमेन्स डे, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम महिला दिवस मनाते हैं। यह किनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर? तो सरोजिनी नायडू, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर थी। भारत की प्रथम महिला गवर्नर उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू थी। और प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो सुचेता कृपलानी, यह भी उत्तर प्रदेश की ही थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ दिया जाएगा साथियों, तो 8 मार्च को यह मनाया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किस मॉडल पर आधारित था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो उस मॉडल को याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस मॉडल पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारा आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछ दिया जाएगा तो हैराल्ड डोमर मॉडल के आधार पर आधारित था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का नाम भी गॉडगिल के नाम से जानते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जानते हैं। तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच योजना अवकाश आया था। यह अवकाश कब से कब तक चला था? तो 1966 से 1969 तक। इसका कारण क्या था कि योजना अवकाश चलाना पड़ा भारत को? तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता हुई थी। इसके वजह से अवकाश योजना भारत में चलाया गया था 1966 से 1969 तक। आगे देखते हैं, एक प्रश्न पूछा जा सकता है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह की बात किया जा रहा है तो यह गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय में यह लागू किया गया था। देखते हैं सती प्रथा का अंत गवर्नर
लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, जिसके राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। यह सती प्रथा का उन्मूलन 1828 ईस्वी में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। भारत सरकार ने 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित किया है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, दहेज निषेध अधिनियम कब आया था? तो 1961 में आया था, जिसका उद्देश्य है ना तो दहेज लेना है ना तो दहेज देना है। आगे एक प्रश्न देखते हैं हिस्ट्री का। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, थर्ड बौद्ध संगति के समय कौन से राजा थे? तो यह प्रश्न बनता है। तो उस समय थर्ड बौद्ध संगति हुआ था, तो उस समय मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक करवाए थे। बारी बारी से सभी बौद्ध संगतियों को देख लेते हैं, यहाँ से काफ़ी सारे सवाल बनते हैं साथियों। प्रथम बौद्ध संगति हुआ था राजगृह में, जिसे सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। यह 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। उस समय शासनकाल अजातशत्रु का था, और जो कि हर्यक वंश के शासक थे। और प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है, तो महाकश्यप उनका नाम था। द्वितीय बौद्ध संगति देख लेते हैं। तो यह द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था 100 साल बाद, 383 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष का नाम था सबाकामी। उस समय शासनकाल किनका था? तो कालाशोक का शासनकाल था। कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित थे। अगला तीसरा देखते हैं बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, अभी हमने देखा 251 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तीस। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे उस समय। चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था साथियों कनिष्क के कार्यकाल में, जो कि कुषाण वंश के शासक थे, जो कि कुंडल वन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। उस समय वासुदेव अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष का नाम पूछा जाता है तो अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, याद रखिएगा साथियों। देखते हैं प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया छठा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और भारत 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बारी बारी से सभी क्रमों को याद रखिएगा। विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखने वाला देश है रसिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर हमारा प्यारा देश भारत, फिर उसके बाद अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को याद रखिएगा, भारत के बाद आता है। जनसंख्या की दृष्टि से पूछ दिया जाएगा तो 3 क्रम जरूर याद रखिएगा। चाइना प्रथम स्थान पे है, लेकिन अब भारत प्रथम स्थान पे आ गया है और चाइना सेकंड स्थान पे आ गया है। और अमेरिका की बात करें तो वह तीसरे स्थान पे जनसंख्या पे है। साथियों, यही सब प्रश्न आगे आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा, इसलिए प्लीज़ इस पूरी वीडियो को एक बार पुनः रिविजन करके जाएं। आने वाले शिफ्टों में यहाँ से आपको ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।